अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद। मैं आपको टेक आउटलाइंस की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज की हमारी वीडियो हाउ टू बिकम प्रोग्रामर सीरीज़ की एक और वीडियो है। अगर आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम HTML को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और मेरे साथ HTML सीख रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये HTML का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कौन से टैग पढ़े थे। तो ये वो टैग हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। मार्क टैग, जो कि बैकग्राउंड को हाईलाइट कर देता था। स्मॉल, स्ट्राइक, सब, सुपर, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, एंकर टैग और इमेज टैग। चलिए नाज़रीन, ये तो थे हमारे प्रीवियस लेक्चर के टैग। तो जल्दी से हम आज के टैग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हमने आज HTML के तमाम इम्पॉर्टेंट टैग्स फिनिश करने हैं। HTML सीखने का ये हमारा आखिरी लेक्चर है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है हमारा index.html पेज, जिसमें हम अपने टैग सीख रहे होते हैं। ये हमने लास्ट में इमेज टैग पढ़ा था, ठीक है। तो हम यहाँ से अब आगे स्टार्ट लेते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टैग है उसका नाम है div, div, ठीक है। div से हमने ये ओपनिंग टैग लिखा और /div के साथ ये हमारा क्लोजिंग टैग है। div टैग क्या करता है कि div टैग, इसको हम ब्लॉक लेवल का एलिमेंट कहते हैं। वैसे तो div की आपको ज़्यादा समझ उस वक्त आएगी जब हम CSS पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमने टैग पढ़ रहे थे तो इसलिए इस टैग को समझाना भी ज़रूरी था। बेसिकली हम div को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास 3-4 सेक्शन बने हुए हैं पेज के ऊपर और हम उनके ऊपर एक इकट्ठा इफेक्ट को डालना चाहते हैं, तो उनको ज़ाहिर है हमें किसी न किसी कंटेनर में बंद करना होगा, किसी कंटेनर के अंदर रखना होगा, और उस कंटेनर के ऊपर इफेक्ट जब डालेंगे तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन पे इफेक्ट आ जाएगा। तो इस काम के लिए हम div को यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास 3-4 पैराग्राफ हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक p टैग, क्यों हम p टैग पहले से भी पढ़ चुके हैं। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, और इस तरह मैं 2-3 पैराग्राफ, ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ। इमेजेस भी हो सकते हैं और भी कोई एलिमेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज 3 पैराग्राफ हैं। इनका इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। ये दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ, दिस इज थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। हम अब ये 3 पैराग्राफ हैं, ये एक पूरा सेक्शन है हमारे पास, और इसके ऊपर हमने एक कोई ना कोई इफेक्ट डालना है कंबाइन, तो इसीलिए हमने इनको div टैग के अंदर रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमने एक एट्रीब्यूट दिया है स्टाइल फॉन्ट साइज। हम यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज देना चाहते थे, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ थे, हमने उनको इकट्ठा ही फॉन्ट साइज चेंज करना था, इसीलिए div के अंदर रख दिया, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कैसा है। ये देखें, तो वो 3 पैराग्राफ बजाय इसके कि एक एक पैराग्राफ के ऊपर हम अलग अलग फॉन्ट साइज देते, हमने तीनों के ऊपर एक ही इफेक्ट देना था, तो हमने उनको div में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो div को अक्सर हम कंटेनर एलिमेंट भी कहते हैं, कि ये कंटेनर होता है और इसके अंदर हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स इकट्ठे कर देने होते हैं। जब हम रियल लाइफ की कोई एग्जांपल बनाएंगे, जब हम अपना कोई पेज बनाएंगे, तो उसमें div का काफ़ी सारा यूज़ होगा। div बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे जब हम CSS पढ़ रहे होंगे। जब हम बाकायदा एक पेज बनाएंगे तो वहाँ पे इसका काफ़ी सारा यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही एक और टैग इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं स्पैन, SPAN, स्पैन। तो नॉर्मली अक्सर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन किया जाता है कि div और स्पैन टैग में क्या फ़र्क है, और अगर आप गूगल करके देखें तो आपको पता चलेगा कि div जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जो स्पैन है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, ये भी हम थोड़ा सा डिटेल में जब आगे जाएंगे, CSS वगैरह पढ़ेंगे, तो उनमें थोड़ी सी ज़्यादा समझ आएगी। अभी समझाने के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि जब हमने एक बहुत बड़े ब्लॉक के अंदर बहुत बड़े एलिमेंट में इम्पैक्ट देना होता है, कोई इफेक्ट देना होता है, तो हम div यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास 3 पैराग्राफ थे, उन 3 पैराग्राफ के ऊपर हमने एक इफेक्ट देना था, फॉन्ट साइज इकट्ठा चेंज करना था, तो हमने div यूज़ किया है। जबकि स्पैन जो है ना, नाम से ही जाहिर है, वो छोटे एलिमेंट के लिए, छोटे एरिया के लिए, अगर हमने कोई पैराग्राफ है और उसके अंदर कोई छोटा सा इम्पैक्ट देना है,
तो उसके लिए हम स्पैन यूज करेंगे। ठीक है, देखें लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, दिस इज न्यू पैराग्राफ, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसमें जो न्यू है ना, इसके अंदर मैं स्पैन लगा देता हूँ। ठीक है, न्यू को या न्यू पैराग्राफ, जरूरी नहीं है कि एक वर्ड से समझाने के लिए मैंने 2 वर्ड इसके अंदर डाल दिए। अब इसके ऊपर हमने कोई ना कोई इम्पैक्ट देना है स्मॉल सा, तो वो जो है ना, जरूर यहाँ पे ये नीचे वाला स्पैन हम खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई न्यू पैराग्राफ वर्ड के ऊपर कोई भी ट्रांजिशन, कोई भी इफेक्ट डालना है तो ये हम स्पैन के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी चलो फॉर एग्जांपल हम फॉन्ट साइज दे देते हैं। ठीक है, अभी हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो देखें दिस इज स्मॉल में लिखा हुआ है और न्यू पैराग्राफ पड़ा है। अगर आपको सही इसमें इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इसका। ठीक है, ये 20 के बजाय हम 40 करके देख लेते हैं, अभी आपको सही से समझ आ जाएगी। ये देखें दिस इज न्यू पैराग्राफ। तो हमने एक एलिमेंट के अंदर किसी छोटे से एरिया में कोई इम्पैक्ट देना है, कोई ट्रांजिशन देनी है, कोई इफेक्ट देने हैं, तो उसमें हमने स्पैन यूज करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस और भी मैं वाजे करता जाऊं। जैसे मैंने पहले कहा डिव ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है और जो स्पैन है वो इनलाइन है, तो जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो खुद ब खुद नई लाइन पे चले जाते हैं, जो इनलाइन होते हैं वो नई लाइन पे नहीं जाते। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमने लेट्स सपोज यहाँ पे 3-4 डिव बना लेते हैं और 3-4 स्पैन टैग बना लेते हैं, तो उनका इम्पैक्ट देखते हैं। देखें ये मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज 1 लिख दिया। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 और साथ में हम यहाँ पे डिव लिखते जाते हैं ताकि पता चले कि ये डिव है। 1 2 3 एंड 4 डिव। जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे 4 डिव लगा दिए हैं। इसी तरह 4 डिव के बजाय नीचे मैं यहाँ पे 4 स्पैन लगा देता हूँ। 1 स्पैन, 2 स्पैन, 3 और 4 स्पैन। ठीक है, देखिए हमने 4 डिव लगाए हैं और 4 स्पैन लगाए हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल एस से सेव, यहाँ पे हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो देखें जो डिव थे वो खुद नई लाइन पे चले गए, जबकि स्पैन थे वो इन लाइन है, वो एक ही लाइन पे रहे। ठीक है, तो लाइन ब्रेक आ जाती है जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उनमें ब्रेक नहीं आती। यही वजह, अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि डिव जो है ना पूरे पोर्शन के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि स्पैन मैंने कहा था एक छोटे से एलिमेंट के लिए। अब छोटा सा एलिमेंट कुछ जैसे 2 वर्ड थे हमारे पास, तो अगर यहाँ पे न्यू पैराग्राफ में स्पैन के बजाय मैं डिव लिख देता तो ये जो न्यू पैराग्राफ की वर्डिंग है वो तो नई लाइन पे चली जानी थी। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर फर्क ज्यादा समझ नहीं आ रहा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आगे डिटेल में इन डिव और स्पैन को पढ़ेंगे और आपको और ज्यादा इनके डिफरेंसेस और इनका यूज अब पता चलता जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। नेक्स्ट टैग भी बड़ा जबरदस्त सा टैग है और जरा फनी सा टैग है, इंटरेस्टिंग सा टैग है। आप लोग जब इसे यूज करेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो उस टैग का नाम है हमारे पास मार्की टैग। ठीक है, ये ऐसे करते हैं कि हम सबसे पहले बॉडी में इसी को लगा देते हैं, और उसकी वजह ही मैं बताता हूँ कि सबसे ऊपर मैं टॉप के ऊपर क्यों लिख रहा हूँ इसको। ये लिखा MARQUE मार्की। ठीक है, यहाँ इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया न्यूज़ 1। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि ये करता क्या है। तो हमने पेज के टॉप पे जो लिखा था इसलिए जाते हैं। ये अब आपको नजर आ रहा है न्यूज़ 1 कहाँ जा रहा है, देखें ये देखें ऊपर न्यूज़ 1 जा रहा है। देखें यहाँ से आ रहा है और वो उस तरफ चला जाता है। ठीक है, राइट से होता हुआ लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो आपने इस तरह की वर्डिंग देखी होंगी, कुछ न्यूज़ होती हैं वो लेफ्ट टू राइट जा रही होती हैं। कोई भी एलिमेंट, ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर टेक्स्ट लिखें, या अगर आपने इमेज को भी स्क्रॉल कराना है, मूव कराना है, तो आप इसके अंदर इमेज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इसके थोड़े से एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसका नाम है BG कलर। ठीक है, तो BG कलर में हम कोई भी कलर का नाम लिख देते हैं। लेट्स सपोज हमने रेड लिख दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास सारा रेड हो गया। ठीक है, अच्छा अभी हम एक और एट्रीब्यूट इसका देख लेते हैं, हाइट और विड्थ। ठीक है, हम इसकी विड्थ लेट्स सपोज 200 px कर देते हैं। ठीक है, ये अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट, रिफ्रेश। ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी विड्थ सिर्फ 200 कर दी
तो अब बजाय इसके कि पूरे पेज की विड्थ को यूज करें, उसने सिर्फ 200 px यूज किया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास हाइट भी है, सॉरी HEIGHT, ठीक है। हाइट हम इसको दे देते हैं 150 px, कोई आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ हम थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट। इसको रिफ्रेश किया, अभी देखें तो इसने हाइट भी दे दी, विड्थ भी दे दी, ठीक है। आगे चलते हैं और इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं हम। ये हाइट और विड्थ हो गया। हम एक और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन एट्रीब्यूट को देख लेते हैं कि ये क्या करता है। इसके ना 4 वैल्यूज हो सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ठीक है। मैं सपोज अप कर देता हूँ, देखें ये अप और अप, समझ आ गई। इसी तरह हम डाउन भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, ठीक। तो आप इसको भी टेस्ट कर लें। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, जिसका नाम है टेबल, TABLE, टेबल, HTML टेबल टैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है और बहुत इंटरेस्टिंग टैग है। देखते हैं कि ये क्या करता है। अच्छा, ये जो टैग है ये सिर्फ अकेले काम नहीं करता, इसके अंदर इसके चाइल्ड टैग्स भी होते हैं जो कि मिल के काम कर रहे होते हैं। आपने एक्सेल देखी होगी, ठीक है। उसके अंदर जैसे डेटा रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में आ रहा होता है, तो उसको हम टेबल कहते हैं। टेबल की एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह का जो डेटा होता है जो रोज और कॉलम्स की शक्ल का हो, उसको हम टेबल कहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम इसमें रोज और कॉलम्स किस तरह अपने टेबल टैग में डाल के इस तरह का डेटा हम शो कर सकते हैं। तो जो टेबल टैग होता है उसको हम रोज में डिवाइड करते हैं, और रो के लिए हमारे पास जो टैग है कहते हैं TR, ठीक है। TR मीन टेबल रो। अभी हमने देखना होगा कि हमारी टेबल के अंदर कितने कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। तो टेबल में सबसे पहले जो पहली रो के जो कॉलम होते हैं उनको हम टेबल हेडर कहते हैं। वो बाकी टेबल के निस्बत थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो हेडर होते हैं, सपोज आपने वो देखें तो वो बोल्ड किए होते हैं। हम अपने एग्जांपल्स में देखें यहाँ पे, तो ये एग्जांपल देखें यहाँ पे, ये नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, ये हेडर्स हैं, इसलिए इनको बोल्ड किया गया। इसी तरह अब ये देखें, ये भी एक टेबल है। अब इसके ऊपर देखें नेम, जेंडर, एज, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज किया गया है, इनका फोरग्राउंड कलर भी चेंज किया गया है। जो टेक्स्ट कलर है ये वाइट है, ठीक है, जबकि बाकी लाइन में कलर ब्लैक है, ठीक। तो ये जो पहली रो के पहले कॉलम होते हैं इनको हम टेबल हेडर कहते हैं, और बाकी जो कॉलम होते हैं उनको टेबल डेटा कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पहली रो डिफाइन करनी है, तो उसके अंदर टेबल हेडर को डिफाइन करना है। तो टेबल हेडर नाम से हमारा टैग बन जाएगा टेबल हेडर TH, ठीक है। तो हमने देखने हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स होने चाहिए, तो उतने हमने टेबल हेडर बनाने होंगे। सपोज हमारे पास 3 कॉलम होंगे, ठीक। तो हमने 3 TH लिख दिए, 3 टेबल हेडर लिख दिए। सपोज पहले में हमने नंबर लिख दिया, दूसरे में हमने नेम लिख दिया, और तीसरे में हमने जेंडर लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी टेबल का क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम आ गए, इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास नीचे एक टेबल की शक्ल बनना शुरू हो रही है, नंबर, नेम, जेंडर, ठीक है। अभी हम जाते हैं इसमें मजीद जब डेटा डालेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। ये हमने पूरी रो को यहाँ से कॉपी किया। अभी हम दूसरी रो डिफाइन करते हैं, डेटे वाली, TR एक और डिफाइन कर दी, TR। अभी यहाँ पे एक डिफरेंस है। मैंने कहा था जो पहली रो होती है उसमें टेबल हेडर्स आते हैं, और बाकी जितनी भी रोज हैं उनमें टेबल डेटा आता है। तो पहले हमने TH लिखा था टेबल हेडर के लिए, अभी हम TD लिखेंगे टेबल डेटा के लिए, ठीक है। ये जितने, क्योंकि हेडर भी 3 थे तो जाहिर है टेबल डेटा भी हमारा 3 पे मुश्तमिल होगा। पहले नंबर था तो हमने 1 लिख दिया, दूसरे में नेम था तो लेट्स सपोज हमने शाहिद लिख दिया, और जेंडर हमने मेल लिख दिया, ठीक है। इसी पूरी TR को मैंने कॉपी किया, दोबारा पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे नंबर 2 कर दिया, यहाँ पे नेम हमने कोई और कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। रिफ्रेश, देखिए हमारा जो डेटा है वो टेबल की शक्ल में आना शुरू हो गया। ये नंबर 1, 2, ये, हाँ, इसमें अभी आपको बॉर्डर नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो वो बॉर्डर हम खुद से डालेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसमें बॉर्डर लेके आते हैं। वही बात, हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो हम एट्रीब्यूट लगाएंगे। टेबल का एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, ठीक है। इसके अंदर हमने साइज देना होता है। लेट्स सपोज मैंने 1 दिया है बॉर्डर, तो अब देखें इसका क्या इम्पैक्ट आता है। कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, ये देखें तो यहाँ पे एक बॉर्डर आना शुरू हो गई, ठीक है। तो हमारी टेबल बनना शुरू हो गई है। अच्छा, तो नेक्स्ट अपने टेबल टैग को मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कम्प्लेक्स से, और फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे अपने HTML टैग्स के जरिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास ये वाली, ये मैंने एक एग्जांपल उठा ली है। इस टेबल को देखें तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स ही है। इसमें पहली रो देखें, टाइम टेबल जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो कॉलम है ये सिर्फ एक ही कॉलम है, पूरी रो के ऊपर एक ही कॉलम है, ठीक है। अभी दूसरी रो पे आए तो वहां पे जो पहला कॉलम है और उसने क्या किया हुआ है कि वो जितनी भी रोज हैं बाकी उन सारों को स्पैन किया हुआ है। उसके बाद नॉर्मल कॉलम्स हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। तो टोटल इसमें कॉलम कितने नजर आ रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 कॉलम है इसमें। देखें आवर्स एक कॉलम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक। तो ये 6 हमारे पास कॉलम्स हैं। और रोज कितनी है देखें, टाइम टेबल एक रो हो गई, मंडे ट्यूसडे जहाँ लिखा हुआ है दूसरी रो हो गई, इसी तरह तीसरी, चौथी, लंच जहाँ पे लिखा है वो 5वीं रो, और 6ठी और 7वीं, ठीक है। तो 7 इसमें रोज हैं और 6 इसमें कॉलम्स हैं। पहले तो हम ये करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, जरा अपनी जो हमारी पहले वाली टेबल है उससे जरा बिया करके नीचे लगा लेते हैं, ठीक है। और नीचे भी न्यू लाइंस आ जाएं ताकि यहाँ पे अब हम अपनी नई टेबल बनाते हैं। TABLE टेबल टैग है हमारा, और यहाँ पे हमने बॉर्डर लिखनी होगी, बॉर्डर इक्वल टू 1 TR, पहली रो आ गई। अच्छा, तो हमने रो देखनी है, रो कितनी थी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 रोज। तो हमें 7 रोज चाहिए, तो हम 7 रोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने 7 रोज 7 दफा हमने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो अब हर रो के अंदर हमारे पास कॉलम कितने थे? 6। तो हम यहाँ पे पहली रो के अंदर तो हम, आपको पता है, TH लगाते हैं। अच्छा, ये भी यहाँ पे बताता चलूं कि TH जरूरी नहीं है, हम अगर TH के बजाय TD भी पहली रो में लिख दें फिर भी चलेगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आ गए? 6 TH आ गए, ठीक है। और इस तरह हम दूसरी रो में 6 TD देंगे। समझ आ रही है हमारी बात? 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 हमारे पास TD हो गए। और ये क्योंकि हर रो में 6 6 होंगे तो हम हर रो के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक शेल सा बना लिया हमने अपने टेबल का, जिसके अंदर 6 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं। अब इसको सेव करके जरा इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि इसके अंदर डेटा नहीं है तो इसलिए ये बहुत छोटा छोटा करके नजर आ रहा है। तो इसका भी एक हल है छोटा सा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अच्छा सा एट्रीब्यूट है वही विड्थ का। तो यहाँ पे विड्थ हम, अच्छा अभी तक हम विड्थ px में देते रहे, पिक्सल में देते रहे, हम इसको परसेंट में भी दे सकते हैं। सपोज मैं इसे कहता हूँ 80%, ठीक है। तो 80% किया है तो ये क्या होगा, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो इसने 80% ऑफ द पेज की शक्ल ले ली, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ। हाइट इसको हम दे देते हैं मिसाल तौर पे 200 px। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये देख, ये हमारे पास एक टेबल बन गई जिसके अंदर 6 कॉलम्स हैं और 7 रोज हैं, ठीक है। अब हमने एक काम करना है, ये जो पहली रो है इसके अंदर टाइम टेबल लिखना था। यहाँ पे टाइम टेबल लिखना है, लेकिन वो सारे के सारे कॉलम्स के ऊपर आ रहा होगा, पूरी रो उसने ली हुई है, ठीक है, ठीक है। तो हम पता है क्या इसको कहते हैं कि ये जो कॉलम है इसने टोटल 6 कॉलम को स्पैन कर लिया है, 6 कॉलम की जगह इसने ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं देखें करते क्या है, मैंने यहाँ पे टाइम टेबल लिख लिया पहले में, ठीक है। अभी अगर इसका इम्पैक्ट देखूं तो जाहिर है पहले ही कॉलम में उसने लिख देना है टाइम टेबल। यहाँ पे देखें इसने पहले में लिख दिया टाइम टेबल, लेकिन हमने तो इस सारों को खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो TH है इसने कॉल स्पैन कर लिया है। कितना कॉल स्पैन किया है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 3 करता हूँ तो ये 3 कॉल स्पैन यानी कि 3 कॉलम की जगह ले लेगा। जब 3 कॉलम की जगह ले लेगा
तो यहाँ से मुझे टोटल 6 होने चाहिए ना, तो 2 कॉल हटा देनी होंगी। अब ये देखें, ये 3 कॉलम की जगह इसने ले ली, उसके बाद ये 3 कॉलम और हमारे पास पड़े हुए, ठीक है, 3 और 3 6। अभी देखें इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये देखें अब ये टाइम टेबल 3 कॉल स्पैन पे आ चुका है, जबकि 3 अभी भी बाकी है। तो अभी देखें पूरी रो को करने के लिए अब आपको समझ आ रही होगी हमने क्या लिखना है, कॉल स्पैन हमने 6 कर देना है, ताकि 6 का मतलब यही है कि पूरी की पूरी रो के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा। जब हमने पूरे कॉल स्पैन 6 कर दिया है तो अब हमें ये 3th की भी जरूरत नहीं रही, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, ये देखें हमारा ये जो पहला काम है टाइम टेबल का लिखना वो पूरा हो गया। अब हम दूसरी रो में आते हैं। दूसरी रो में आवर्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखना है, ठीक है। तो वो हम लिख के देखते हैं कैसे करें। ये अब हम दूसरी रो में आए, ठीक है। इसमें पहले में लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है आवर्स, ठीक है। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। अभी हम इसका सेव करके इम्पैक्ट देख लेते हैं। ये देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आ गया सही। आर्स ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे उसने जितनी भी रोज हैं उसकी जगह पकड़ ली। अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको अंदाजा भी हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या करना है। जब कॉलम ने सारे कॉलम की जगह ले ली थी तो हमने कॉल स्पैन लिखा था। इसी तरह ये जो आर्स है ये नीचे वाली जितनी भी रोज है उनकी जगह लेगा तो हम रो स्पैन लिखेंगे, ठीक है। और ये कितनी रोज थी, ये कितनी रोज को स्पैन कर रहा है, नीचे देखें खाली 5 रोज हैं और ये खुद 6 रोज जो है ये स्पैन कर रहा है आवर्स, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे जैसे हमने कॉल स्पैन लिखा था वहां पे रो स्पैन भी है हमारे पास, ठीक है। रो स्पैन में 6 कर देता हूँ। जब रो स्पैन 6 करेंगे तो ये तो नीचे वाली जितनी भी रोज हैं उनका पहला कॉलम तो इसने वैल्यू ने खुद ही ले लेना है, ठीक है। तो बाकी कितने कॉलम बचेंगे, 6 नहीं बचेंगे, 5 कॉलम बचेंगे हर रो के। दोबारा हम इस इमेज को देख लेते हैं, यहाँ से समझ आएगी। अगर ये जो है आवर्स इसने रोज नीचे वाली रोज की जो जगह ले ली है तो नीचे बाकी जितनी भी रोज हैं अब इसके अंदर हमें देखें साइंस मैथ आर्ट 5 कॉल चाहिए, ठीक है। 5 टीडी चाहिए क्योंकि इनका जो पहला आने वाली जो बाकी रोज हैं उनका पहले कॉलम की वैल्यू तो आर्स हो गई है। समझ आ रही बात। तो हमने क्या करना है इस काम के लिए, यहाँ पे आके नीचे जितनी भी रोज हैं उनमें से एक टीडी, क्योंकि जो पहला टीडी है ना इसमें तो वैल्यू चली गई है, तो एक टीडी हम यहाँ से खत्म करते जाएंगे। जितनी भी रोज बची हैं उनमें से एक टीडी खत्म। 5 टीडी चाहिए, 5 कॉलम चाहिए। अभी मैं सेव करके यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारी टेबल आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गई है, ठीक है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले शुरू में काफी मुश्किल लगेगी आपको, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इसकी समझ आती जाएगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट अपनी तीसरी रो में, उसमें ये वैल्यू लिखते हैं साइंस मैथ्स आर्ट्स, ठीक है। तो ये हम आ गए यहाँ पे, ये आ गई हमारी रो, इसमें हम लिखेंगे SCIENCE साइंस मैथ्स और आर्ट्स, ठीक है। सेव किया, आए रिजल्ट देखें इसका, ये देखें साइंस मैथ्स आर्ट्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा, जो उसके बाद की रो है उसमें है सोशल, हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशल, स्पोर्ट्स, ये लिख लेते हैं, चलिए जो भी है। अभी हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होती जा रही है, ठीक है। सोशल, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ठीक है। इसको भी सेव करके दोबारा चेक कर लेते हैं, देखें एक और रो आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, लंच, इसको हम देखें कैसे करेंगे। जैसे टाइम टेबल में कॉल स्पैन हमने 6 किया था, क्योंकि इसके टोटल कॉलम 6 थे तो पूरे कॉलम इसने अपने पास ले लिए टाइम टेबल ने, तो हमने कॉल स्पैन 6 किया था। लंच में आपने करना तो कॉल स्पैन, इतनी तो आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। लेकिन कितने कॉल स्पैन करने हैं, 6 नो 5, यस। क्यों 5? कि पहला कॉलम तो ऑलरेडी आवर्स ने लिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो बचे हैं वो तो 5 है, ठीक है। तो लंच में हमने कॉल स्पैन 5 करना होगा। कैसे, अगली रो में आ गए, यहाँ पे अब हमने लंच लिखना है और इसको हमने कॉल स्पैन 5 कर देना।
अब यहाँ पे नीचे देखे भी सही ना, ये 4 है ना, और ये इसके साथ 5 हो रहे थे। तो जब हमने कॉल स्पैन 5 कर लिया तो अब इन 4 की जरूरत नहीं रही। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। लंच लिख दिया। अभी हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये देखिए, ये लंच लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसमें लिखा हुआ साइंस मैथ्स और अच्छा, यहाँ पे आप देखें 2 रोज में ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 रोज के ऊपर चला गया है। ठीक है, चलिए हम इसको लिख के देखते हैं कि क्या करें। पहले तो हमने ये करना है साइंस मैथ्स और लास्ट वन है हमारे पास प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट देखें, आर्स को हमने देखें 1 से ज्यादा रोज पे था। ठीक है, तो हमने उसको रो स्पैन किया था। अब ये भी हमारे पास रो स्पैन ही है, ये 2 रोज के ऊपर चला गया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमने इस प्रोजेक्ट की रो स्पैन क्या करनी है 2। कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, ये हमने प्रोजेक्ट तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने करनी है रो स्पैन 2। अब आपने देखा होगा जब हमने आर्स की रो स्पैन की थी तो उसके नीचे वाली रोज में से एक कॉलम हटा दिया था, क्योंकि उसमें तो वैल्यू ऑलरेडी आ गई। यही बात हम नीचे वाले में भी करेंगे, क्योंकि नीचे वाली रो का जो आखिरी कॉलम है उसमें प्रोजेक्ट ने उसकी जगह तो ले ली है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने बचेंगे, टोटल 4 बचेंगे, सोशल, हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशल। ठीक है, 4 कॉलम इसमें बचेंगे जिनमें हमें वैल्यू देनी है। ये जो लास्ट कॉलम है वो प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रो है इसमें जो आखिरी है टीडी, इसकी जगह ऑलरेडी प्रोजेक्ट ने ले लिया, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते जाएंगे, समझ आती जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल को अगर आप 2-3 दफा करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें वैल्यू दे देते हैं सोशल, हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशल, हिस्ट्री, इंग्लिश और फिर सोशल। ठीक हो गया। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये देखें, तो ये हमारी टेबल मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई है। ठीक है, तो इस तरह हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज करके अपनी टेबल में इस तरह का डेटा अगर आपको चाहिए होगा जहाँ पे, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम अपने इमेज को देखें तो यहाँ पे टाइम टेबल के साथ ये जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये वाली रो है, ये भी बोल्ड में है। ठीक है, इसका जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा मोटा करके लिखा हुआ है। अच्छा, और इसके साथ ये जो लंच है ये भी बोल्ड में लिखा हुआ है, और जो ऑर्स हैं ये भी बोल्ड में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। ये जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये दूसरी रो है, इसको भी अगर देखा जाए तो ये भी एक हेडर ही है। तो ये हम कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी हमने पढ़ा कि रो की जो पहली रो होती है उसमें हम टी के बजाय TH लगाते हैं और उसे हम टेबल हेडर कहते हैं। अच्छा, ये टेबल हेडर ऑप्शनल है, आप इसको ना भी लगाएं, पहली रो में भी TD लगाएं तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। और इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो दूसरी रो है इसमें भी हम इसको टेबल हेडर बना दें, TH कर दें। ठीक है, तो जैसे हम इसको TH करेंगे, TD को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ TH से, तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा जहां हम TH लिखते हैं टेबल हेडर, तो ऑलरेडी ब्राउजर उसको बोल्ड कर देता है। ठीक है, तो ये जो दूसरी रो है इसको भी मैंने TD के बजाय TH कर दिया, पहली रो तो ऑलरेडी TH में थी। सेव करके अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हमारे पास ऑलरेडी ये भी बोल्ड होना शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ ये जो आर्स है ये भी बोल्ड हो गया। ठीक, क्योंकि ये क्योंकि ये देखें ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक, TH के अंदर, तो क्योंकि आर्स को भी हमने TH में लगा दिया है तो ये भी बोल्ड हो गया। अब बारी है हमारे पास लंच की। ठीक है, कि लंच को किस तरह बोल्ड करें, तो चलते हैं कोडिंग की तरफ। ये लिखा हुआ है लंच। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये है, इसको भी हम TH कर दें, लेकिन नॉर्मली इस तरह हम करते नहीं है। चाहे पहली रो है या पहली 2 रोज हैं, अगर वो बोल्ड हैं तो वो हम TH कर देते हैं, लेकिन दरमियान में जब एक दफा TT शुरू हो जाता है तो फिर TH कन्वर्ट लिखना लॉजिकली ठीक नहीं है। लेकिन हमने अब इस लंच को बोल्ड करके लिखना है, तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि हमने जो भी टेक्स्ट के टैग प्रीवियसली पढ़े हैं, चाहे P टैग है, चाहे एंकर टैग है जिसमें हाइपरलिंक बन जाता था जिसको हम क्लिक करते हैं, इवन इमेज टैग, जो भी टैग हमने पीछे पढ़े हैं
वो सारे के सारे इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग हमने पढ़ा था? जी जनाब, बी टैग। ठीक है, तो ये बी टैग जो है ना, ये हम लगा देते हैं लंच में। तो ये देखें हमारा ये टीटी टैग है। ठीक है, और उसके अंदर हमने बी टैग लिखा और बी टैग के अंदर हमने लंच लिख दिया। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इसको सेव किया कंट्रोल एस करके, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए लंच हमारे पास बोल्ड हो गया। ठीक है, अभी एक लास्ट चेंज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ये जो लंच है वो सेंटर में। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको कि लंच को सेंटर में कैसे लाना है। ठीक, तो एक टैग और है हमारे पास, उसका नाम है सेंटर। ठीक है, तो सेंटर टैग के अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो सेंटर हो जाएगी। अब मैं पूरा बोल्ड वाला टेक्स्ट और सब कुछ उठा के सेंटर टैग के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब सेव करते हैं, इधर आते हैं, देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें लंच हमारे सेंटर में लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, जो अब एक चीज रह गई है वो हमारी बॉर्डर्स हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर देखें, ये बिल्कुल एक लाइन की तरह है, एक थिन लाइन है सॉलिड सी। ठीक है, जबकि हम अपनी टेबल को देखें तो यहाँ पे बॉर्डर डिफरेंट है। तो हमने इस बॉर्डर को फिक्स करने के लिए क्या करना है अब वो देख लेते हैं। ठीक है, तो टेबल के हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं इसके लिए। एक एट्रीब्यूट हम पढ़ते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, ये देखते हैं कि सेल पैडिंग क्या करता है। सपोज हमने 5 किया है इसकी वैल्यू, यहाँ पे आके देखते हैं, अभी थोड़ा सा आपने देखा टेबल सी खुली सी होगी, बड़ी सी होगी है। हुआ क्या है, ये जो टेक्स्ट होता है ना, इसका और ये बॉर्डर का जो फासला है वो हमारे पास सेल पैडिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब ये बॉर्डर से कितने फासले पे टेक्स्ट आना चाहिए। ठीक, अभी हम इसको जरा बढ़ा के देखते हैं, ये 15 कर दिया हमने सेल पैडिंग। तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं, ये देखें जो बॉर्डर्स थी, अब ये देखें साइंस और बॉर्डर के दरमियान कितना फर्क है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। देखें लेफ्ट में मैथ, तो ये जो कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट है हमारा, उसका और जो बॉर्डर्स हैं सेल की, उनके दरमियान जो फासला है वो कितना होना चाहिए, ये वो डिफाइन करता है सेल पैडिंग। और इसकी तरह हमारे पास एक चीज है सेल स्पेसिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग क्या करती है ये भी देख लेते हैं। इसको कोई वैल्यू देते हैं, लेट्स सपोज 4। ये देखें सेल पैडिंग तो ये था कि जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका बॉर्डर से कितना फासला होना चाहिए, जबकि सेल स्पेसिंग जो है, ये जो सेल है, ये पूरा एक सेल है, इन सेल्स का आपस में कितना फासला होना चाहिए। अभी मैंने 4 दिया तो ये देखें ये बॉर्डर्स बढ़ गई हैं, फासले बढ़ गए हैं। अभी मैं इसको सेल स्पेसिंग को लेट्स सपोज 8 कर देता हूँ। तो ये जो हर इंडिविजुअल सेल है, हर इंडिविजुअल टीटी है, उनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ता जाएगा। ये देखें, ठीक है, समझिए सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो सेल के दरमियान का फासला, ठीक है, सेल स्पेसिंग, जो सेल के दरमियान का फासला है वो 0 कर दें। ठीक है, पैडिंग की जरूरत नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं कोई 1 2 कोई वैल्यू डाल दें। असल चीज है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग की वैल्यू अगर 0 कर दें तब क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया कंट्रोल एस से, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, तो ये देखें अब हमारी बॉर्डर सेल स्पेसिंग 0 करने की वजह से वैसी हो गई है जैसे हमारे इमेज में थी। ठीक है, फिर कहूँगा ये अब तक हमने जितने भी टैग पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा ट्रिकी है, उनसे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो टैग है ये सिंपली टेबल टैग खुद से कोई काम नहीं कर रहा, उसके अंदर सब टैग हैं, TH, TR, TD, ये सारे मिल के आपस में काम कर रहे होते हैं। तो इनको समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये देखते हैं। आपको नेक्स्ट में ये बता दूं कि ये जैसे कि अभी हमने ये देखा कि जो भी कंटेंट होगा उसके अंदर हम कोई भी टैग यूज कर सकते हैं जो हमने प्रीवियसली पढ़े हैं। अभी हमने बोल्ड टैग हमने यूज करके लंच को बोल्ड कर दिया। तो मैंने आपको कह रहा था इसके अंदर आप इमेज टैग भी लगा सकते हैं और इसके अंदर एंकर टैग भी लगा सकते हैं। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी टैग हमने पहले पढ़े थे वो भी लगा सकते हैं। इवन टेबल टैग के अंदर भी टेबल टैग आ सकती है, तो एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल भी नेस्ट हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो अभी टेबल पड़ी थी, छोटी सी हमने पहले एक टेबल बनाई नंबर, नेम और जेंडर वाली, उसको हमने इस किसी सेल के अंदर
हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम कैसे करें। लेट्स सपोज ये हमारे पास जहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इस प्रोजेक्ट वाले सेल के अंदर मैंने इसको डाल देना है टेबल को, तो वो हम कैसे करेंगे। देखें हमने एक पहले टेबल बनाई थी, ये वाली सिंपल टेबल, ठीक है। मैं इस टेबल को कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक। तो जो जहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इस प्रोजेक्ट को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने उस टेबल को, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट है। देखो एक टेबल के अंदर अब दूसरी टेबल आ गई। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे यूज केसेस हैं। ये टेबल टैग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना भी बहुत अच्छा है। तो इसको जितने अच्छे तरीके से आप सीख लेंगे, आप उतनी कम्प्लेक्स किस्म के जो पेजेस हैं उनको बनाना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अभी हम एक छोटा सा इसी में एक केस देख लेते हैं कि एक लेफ्ट साइड के ऊपर हम टेक्स्ट रखते हैं और राइट साइड के ऊपर पेज के ऊपर हम चाहते हैं कि इमेज आए। तो ये दो काम हम किस तरह करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। हम एक और BR टैग लगा के नई रो पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने टेबल एक बनाई, ठीक है। इसके अंदर हमने एक TR दिया, एक रो बनाई और उसके अंदर हमने 2 TD डाल दिए। बॉर्डर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले बॉर्डर हमारे पास 1 है और विड्थ जो है हमने यहाँ पे 90% दे दी, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर हमने 90% लिखना होता है। और हाइट जो है HEI और हाइट जो है वो हम कर देते हैं लेट्स सपोज 200 px, ठीक है। अब इसकी शक्ल देख लेते हैं कैसे बन गई। ये हमारे पास अब 2 हिस्सों में आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, लेट्स सपोज माय नेम इज शाहिद, और यहाँ पे एक इमेज ले आते हैं दूसरे TD में। इमेज टैग आपको पता है कैसे डालते हैं, ठीक है। सोर्स का भी आपको आइडिया है, हमने पहले भी एक इमेज डाला हुआ था, वही इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इमेज था, पूरा यही इमेज टैग हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया इमेज टैग, ठीक है। पूरा इमेज टैग मैंने इसमें एक TD में मैंने टेक्स्ट लिख दिया और दूसरे TD में मैंने इमेज डाल दिया। अभी हम इसको कंट्रोल S करके देखते हैं क्या इम्पैक्ट है। ये आ गया, अच्छा, ठीक है। अब ये देखें, ये जो माय नेम इज शायद है, वो जो TD है वो थोड़ा सा विड्थ में स्मॉल हो गया, जबकि इमेज जो है ना वो बड़ा हो गया। तो इस चीज़ को भी हम फिक्स कर देंगे। आपको आइडिया है कैसे करेंगे। यस, विड्थ को हम कर देंगे दोनों की 50-50%, ठीक है। मैंने जैसे कहा ना, चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा खुद से केस सिनारियो देखेंगे, हमको समझ आती जाएगी कि हमने क्या करना है, ठीक है। सारी चीज़ें प्रैक्टिस से। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखें वो 50% पहले TD ने जगह लेनी थी, क्योंकि मैंने अब उसे कह दिया कि 50% ही लेनी है और उसने 50% नेक्स्ट में ले ली, ठीक है। अब मैं इसकी बॉर्डर को ख़त्म करके, इसकी बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए इस पूरे बॉर्डर = 1 को हटा दें या बॉर्डर हमारे पास 0 कर दें, एक ही बात है, ठीक है। अभी देखें तो ये देखें, अब हमारे पास टेक्स्ट और इमेज साथ साथ हैं। हमने प्रीवियसली जितने भी टैग पढ़े थे उसमें हम ये काम नहीं कर सकते थे कि एक तरफ लेफ्ट पे टेक्स्ट हो और राइट पे उसके सामने इमेज हो या कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये सिर्फ मुमकिन हुआ है हमारे पास टेबल टैग की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे टेबल टैग के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है हमारा फॉर्म टैग। आपने काफ़ी दफ़ा लॉगिन का पेज देखा होगा, साइन अप का पेज या रजिस्टर का पेज देखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना ईमेल, पासवर्ड ये दे के बटन होता है, उसको क्लिक करते हैं और लॉगिन हो जाता है या साइन अप हो जाते हैं। ये जो कंट्रोल होते हैं जिसमें हमने ईमेल एड्रेस दिया या पासवर्ड दिया, ये बटन है लॉगिन का या रजिस्टर का, ये जितनी चीज़ें हैं इनको हम फॉर्म कंट्रोल्स कहते हैं, ठीक। ये वो ज़रिया होते हैं जिससे हम अपने पेज के ऊपर यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी होगी, कोई इंटरेक्शन यूज़र की चाहिए होगी, तो हम HTML फॉर्म यूज़ करेंगे और HTML फॉर्म के अंदर HTML के कंट्रोल्स यूज़ करेंगे, इनको हम कंट्रोल करेंगे,
ठीक है। तो देखते हैं कि हम HTML के फॉर्म कैसे बना सकते हैं, उनमें कंट्रोल कैसे डाल सकते हैं, इसमें बटन कैसे डाल सकते हैं। ऐसे करते हैं, एक नया पेज बनाए, क्योंकि ये पेज बहुत लेंथी हो गया है। हम एक नया पेज बना देते हैं जिसमें हम यूजर्स को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिख दिया register.html, एंटर। तो हम register.html का नया पेज बन गया है। इसमें हम, आपको याद है टैग के भूल गए, हमारे पास HTML का टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये होंगे। ठीक है, ठीक है। आपको पता है हेड में हमने एक टैग पढ़ा हुआ है प्रीवियसली, वो कौन सा है, याद है आपको कि भूल गया? चलें मैं आपको बता देता हूँ, टाइटल। ठीक है, अभी आपके असाइनमेंट है कि आप बताएं कि ये टाइटल टैग करता क्या है। चलें, अच्छा अभी हम बॉडी टैग में आ गए। यहाँ पे हम रजिस्टर के लिए यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि फॉर्म बनाने के लिए जो टैग है उसका नाम भी फॉर्म ही है, फॉर्म टैग। ठीक, तो हम सबसे पहले उससे उसका ईमेल लेते हैं। ठीक है, ईमेल। ठीक, तो मैंने सिर्फ वर्डिंग लिखी है ईमेल की, कंट्रोल सेव करके इस रजिस्टर के फॉर्म को चला के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर का फॉर्म बन गया है, इसको हम चला लेते हैं। तब देखें मैंने ईमेल ले लिया। ठीक है, इसके आगे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है। ठीक है, अब वो देखते हैं कैसे रखते हैं ईमेल का। उसके लिए जो टैग है उसको हम कहते हैं इनपुट टैग। ये हमारे पास टैग है, इसके अंदर हमने टाइप्स देनी होती हैं। ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, टाइप इक्वल टू, मुख्तलिफ टाइप है, हमने एक पहला दे दिया टेक्स्ट। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि कैसा है। सेव किया, यहाँ पे आई, ये देखें ये हमारे पास इनपुट टैग आ गया। यहाँ पे अब अपना ईमेल दे सकते हैं, शायद @gmail.com है, जो भी सही है। तो एक ये हो गया हमारे पास इनपुट टैग, और उसमें टाइप हमने दे दी टेक्स्ट। ठीक है, ईमेल ले लिया हमने उससे। अच्छा, उसके बाद हम BR देते हैं ताकि नई लाइन पे हम आ जाएं। ये टिपिकल रजिस्टर फॉर्म में नहीं बना रहा, नाम तो उसको रजिस्टर फॉर्म दे दिया, क्योंकि हमने मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल्स यहाँ पे पढ़ने हैं, इसलिए ये टिपिकल रजिस्टर फॉर्म नहीं होगा। इसके अंदर हमने तो मल्टीपल कंट्रोल यहाँ पे यूज करते जाएंगे। आप इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कौन सा रजिस्टर फॉर्म है जिसके ऊपर हमने इतने सारी कंट्रोल डालना शुरू कर दी। ठीक है, बेसिक मकसद हमारा आपको पता है कि हमने फॉर्म के कंट्रोल्स पढ़ने हैं कि कितने किस्म के कंट्रोल्स हैं और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सपोज इससे पासवर्ड लेते हैं, तो यहाँ पे भी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख देते हैं, और अब देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है। रिफ्रेश किया, पासवर्ड आ गया। अब देखें पासवर्ड नॉर्मली इस तरह नजर नहीं आना चाहिए। आपने जब पासवर्ड देते हैं तो वो डॉट 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 या स्टैर लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हमने टाइप टेक्स्ट के बजाय सिंपली पासवर्ड लिख देनी। चीजें काफी आसान सी हैं, मैंने वही कहा कि प्रैक्टिस से ही आपको आती जाएंगी। ये देखें अभी ईमेल मैंने लिखा तो ये बिल्कुल सही से लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि पासवर्ड लिखता हूँ तो वो स्टैर लिखना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, ये हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, फिर हम इसमें एक BR देते हैं ताकि हम नई लाइन पे आए और हमारा कंट्रोल जो है हमें वाज़े तौर पे नजर आए। अच्छा, इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि इसका साइज भी दे सकते हैं। ठीक है, साइज मैं दे देता हूँ 50। तो देखें अब इससे क्या होता है, यहाँ पे आए, ये अभी आप ईमेल देख रहे हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें ईमेल पर, तो इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये साइज भी एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट था, मैंने कहा ये भी आपको बता दें। अच्छा, इसके बाद आपने देखा होगा एक ड्रॉप डाउन, मल्टीपल वैल्यूज हैं, आपने उसमें से एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो, ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स भी कहते हैं। तो वो हम कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर टाइप का हम एक यहाँ पे लेते हैं कि ड्रॉप डाउन हो कि ये यूजर एडमिन है, यूजर है, या टीचर है, स्टूडेंट है, एडमिन है, क्या है। ठीक, तो इस किस्म की कोई चीज बनानी हो तो जो ड्रॉप डाउन है वो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास टैग यूज होता है, उसको हम कहते हैं सिलेक्ट टैग। ठीक है, जैसे मैंने उसको बंद किया तो उसकी क्लोजिंग टैग भी खुद से आ गया। ठीक है, अच्छा मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये सिलेक्ट आ गया। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनको लिखने के लिए हमारे पास जो टैग है वो है ऑप्शन। ठीक है, तो
पहला ऑप्शन हम लेट्स सपोज कर देते हैं एडमन 2 3, दूसरा ऑप्शन हम कर देते हैं टीचर, तीसरा कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू कैसे नजर आ रही है। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पे आए हैं, ये देखें ये एक लिस्ट सी बन गई है। ठीक है, एडमन टीचर स्टूडेंट, जब भी हमने इसमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी हो तो ऐसे करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने कहा इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट भी पढ़ लिया, इनपुट टाइप हमने पासवर्ड भी पढ़ लिया। आगे चलते हैं, अभी हम इसको ब्रेक दे के नेक्स्ट। अच्छा, ये तो वैल्यू थी जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं और हमने जैसे हमारे पास एडमन टीचर स्टूडेंट 3 वैल्यूज थी, उनमें से एक वैल्यू सेलेक्ट करनी थी, तो उसके लिए हमने ये ड्रॉप डाउन यूज किया। अभी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, ट्रू या फॉल्स, यस या नो। तो उसके लिए आपने कभी देखा है और क्या है कि आपने फॉर्म में आपने देखा हो कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, चेक बॉक्स। कभी हम देखा उसमें टिक सा लगाते हैं, ठीक है, कि ट्रू या फॉल्स, यस या नो, तो उसके लिए सिर्फ चेक बॉक्स होता है। ठीक, तो वो हम कैसे लाएंगे। सपोज यहाँ पे हमें एक वैल्यू चाहिए रिमेंबर मी, ये तो खैर रजिस्टर का फॉर्म है, लेकिन लॉगिन फॉर्म के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि ये एक चेक बॉक्स होता है रिमेंबर मी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आते हैं तो वो आपका लॉगिन और पासवर्ड उसने रिमेंबर रखा होता है। इधर भी हमारे पास इनपुट सिंपल टाइप इसकी चेंज है चेक बॉक्स। ठीक है, ये आ गई। अब देखते हैं, सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश, ये देखें ये चेक बॉक्स है। ठीक, मैं जरा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ तो आप लोगों को सही नजर आए। ये देखें चेक बॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास एडमन टीचर स्टूडेंट, ये तो हमारे पास 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज मल्टीपल वैल्यू में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी हो तो हमने ये सिलेक्ट कंट्रोल यूज करना है। और अगर हमारे पास सिर्फ ऑन ऑफ ट्रू फॉल्स 2 ही वैल्यू हैं, 2 ही स्टेट हैं, तो हमारे पास ये कंट्रोल है जिसे हम चेक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और कंट्रोल है जैसे यूजर टाइप है, इसी तरह मल्टीपल वैल्यू में से कोई एक वैल्यू चूज करनी हो तो हम ये भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि ये जो वैल्यू एक टाइम में एक नजर आ रही होती है, अगर हमने सारी वैल्यूज देखनी है तो इसको क्लिक करेंगे तब भी नजर आएंगे। अब हम चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो यूजर को सारी नजर आ रही हो, फिर उसमें से वो एक चूज करे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कंट्रोल है वो देख लेते हैं। सपोज हम यही यूजर टाइप ले लेते हैं। ठीक है, और ठीक है ये यूजर टाइप है, लेकिन इस टाइम हमारे क्लाइंट की डिमांड ये है कि जो यूजर टाइप है वो नजर आनी चाहिए साथ साथ, एक दफा क्लिक करके ना देखे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे भी वही है, इनपुट टाइप डिफरेंट है, यहाँ पे टाइप आएगी रेडियो, तो बंद किया। अच्छा, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लिखनी होगी, जैसे पहला था एडमन। ठीक है, इसको सेव किया और आके यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश किया तो ये देखें एक एडमन लिखा हुआ आ गया है। ये देखें इस रेडियो बटन इस तरह होते हैं। सारे वैल्यूज दे के देखते हैं तो आपको सही समझ आएगी। एडमन टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, ये देखें एडमन टीचर स्टूडेंट। अच्छा, नॉर्मली इस तरह नहीं होता, जब आप एक रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद जब दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो पहले वाला अनचेक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, आपने देखा होगा। तो वो बिहेवियर लाने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट में हमें चेंज करनी होगी कि नेम एक एट्रीब्यूट है, वो इन तीनों का एक ही लिखना होगा। लेट्स सपोज यूजर टाइप है तो कोई नाम लिख सकते हैं आप, ए बी सी कोई भी नेम दे, लेकिन ट्रिक ये है कि तीनों का नाम एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये नाम एक कर दिया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, अब मैंने एडमन को चेक किया, उसके बाद टीचर को किया तो एडमन से खत्म हो गया, स्टूडेंट किया तो देखिए अब ये नॉर्मल बिहेवियर हो गया कि एक वक्त में एक वैल्यू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाज़ हमें ऐसे भी करना पड़ जाता है कि मल्टीपल ऑप्शंस तो होती हैं लेकिन वो हमारे सामने नजर आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये जो कंट्रोल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रेडियो बटन्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लिस्ट था इसमें भी मल्टीपल में से एक ही वैल्यू हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि वो फॉर्म के ऊपर जगह ज्यादा नहीं ले रहा। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 3 4 ऑप्शन है तो हम रेडियो बटन से डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास वैल्यू काफी ज्यादा है, 10 12 वैल्यूज हैं,
तो वो फिर रेडियो बटन यूज करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा कि 10-12 वैल्यूज कैसे यूज कर सकेंगे, वो काफी सारी जगह ले लेगा। तो उसके लिए फिर ये ड्रॉप डाउन, ये जो कंट्रोल है ये यूज किया जाता है। ठीक, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ, ब्रेक दे देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम एक काम और करते हैं कि ये जो हमारे पास सिलेक्ट का ऑप्शन था, इसको मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, जाके इसको देखते हैं। यहाँ पे एडमन टीचर स्टूडेंट ये दोबारा लिखा हुआ आ गया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। यहाँ पे लेट्स सपोज स्पेशलिटी मैंने लिख दिया। यहाँ पे वैल्यूज जो है ना हमने डिफरेंट किस्म की, इंग्लिश, साइंस, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में लिख रहा हूँ, मैथ्स, ठीक है, सॉरी फिजिक्स, ठीक। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं, ये तो एक वक्त में एक ही चॉइस होती है, मैं चाहता हूँ एक वक्त में एक से ज्यादा चॉइस में कर सकूँ, 2 वैल्यूज भी चूज करनी हो तब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है मल्टीपल, और उसकी जो वैल्यू है वो भी आपने लिखनी है मल्टीपल, ठीक है। एट्रीब्यूट का नेम भी मल्टीपल है और उसके अंदर वैल्यू भी अपने मल्टीपल ही लिखनी, ठीक है। तो अब इसके देखें, ये किया तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रिफ्रेश किया तो अब देखें आपने जब दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करनी हो तो कंट्रोल बटन जो होता है ना उसको साथ में दबाए रखना है, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज, अब इसकी तो शक्ल भी चेंज हो गई क्योंकि हमने मल्टीपल वैल्यूज यूज करनी है। ये तो एक वैल्यू थी इसलिए इसकी ये शक्ल थी, अब मल्टीपल वैल्यूज हैं तो वो इस लिस्ट की शक्ल इस तरह बन गई। सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल बटन दबा के जैसे माउस से क्लिक करेंगे वो वैल्यू सेलेक्ट। अब यहाँ पे इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स 3 वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली। तो बाज़ औक़ात इस तरह का भी कंट्रोल हमें चाहिए होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। जल्दी से आगे जाते हैं और अगला टैग पढ़ते हैं। BR दे दिया, सपोज हमने कोई नोट लिखना है, हमें एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है एक छोटा सा जिसमें बस एक लाइन आ सकती है, तो हमें मल्टीपल लाइंस चाहिए, ठीक है। तो मल्टीपल लाइंस के लिए जैसे हमने नोट लिखना हो तो मल्टीपल लाइंस होंगे ना, तो उसके लिए जो हमारे पास कंट्रोल यूज हो रहा है, टैग यूज हो रहा है, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट एरिया लिख दिया, फिर इसको कंट्रोल S कर दिया। अब आगे यहाँ पे देखें तो ये देखें ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया। मैं एंटर दबा रहा हूँ और ये लिखी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जब डिफॉल्ट में आए तो ये शक्ल बने, इतना बड़ा सा हो, ठीक है। तो वो हम कैसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉल्स इसकी विड्थ के लिए यूज होता है, ठीक है। और इस तरह रोज बताता है कि कितनी रोज तक इसको बाय डिफॉल्ट हाइट मिले, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ 5 रोज की मिले, और कॉल्स हम चेक कर लेते हैं, लेट्स सपोज 100, ठीक है। तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो 100 काफी ज्यादा कॉल्स हो गए, ठीक है। हम इसको 70 कर लेते हैं, रिफ्रेश, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया आ गया जिसमें हम जो चाहें ना लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने नोट लिखना हो, कमेंट्स लिखने हो, एक से ज्यादा कोई पैराग्राफ पूरा से लिखना हो तो वो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ पे। अच्छा, अभी हमने बाजू का आपने देखा होगा कि फॉर्म के ऊपर हमें कुछ अपलोडिंग का भी ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज हमने अपनी रिज्यूम अपलोड करनी है, हमने अपना इमेज अपलोड करना है, तो वो भी एक कंट्रोल है जिस पे हम क्लिक करते हैं और वो हमसे पूछता है कि इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम सिलेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के ड्राइव से और वो अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो वो कंट्रोल हम कैसे लाएंगे, हम उससे फोटो मांग लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कंट्रोल है वो भी वही है, इनपुट दिस टाइप डिफरेंट है, फाइल, ठीक। देखें इसका क्या इम्पैक्ट आता है, सेव किया, यहाँ पे आए, ये देखिए टाइप हमने फाइल दी तो ये ऐसा कंट्रोल बन के आ गया। अब देखोगे, अब चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, ये हमारी हार्ड डिस्क पे चला जाएगा। अभी हमने इसको कोई इमेज, पिक्चर, जो भी चीजें देनी होंगी वो हम यहाँ से अपनी फाइल दे देंगे, ठीक है। और वो फाइल .jpg लिखी आ गई हमारे पास, ठीक है। ये तो इस तरह हमारे पास इमेज फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट है, रिज्यूम हमने अपलोड करनी है, तो हमारे पास जो अपलोडिंग का कंट्रोल है वो इस तरह आता है, इमेज टाइप इक्वल टू फाइल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखते हैं, आखिर में आपने देखा होगा
बटन होगा सबमिट का, लॉगिन का, रजिस्टर का, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो सेव हो जाती है हमारे उस वेबसाइट के ऊपर। तो हमने बटन किस तरह लाना है, ठीक है, तो वो भी वही है हमारे पास, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। अब देखें ये क्या रिजल्ट लाया है, रिफ्रेश, ये सबमिट का बटन आ गया, ठीक है। ये देखें ये सबमिट बटन है, मैंने क्लिक किया तो वो जो उसका जूम था वो उसने उड़ा दिया। मैं इसको दोबारा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से बड़ा बड़ा नजर आए, ठीक है। मैंने इसका जूम 200 तक कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे सबमिट के बजाय बाय डिफॉल्ट तो सबमिट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रजिस्टर लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट है वैल्यू, वैल्यू में आप जो वैल्यू भी लिखेंगे वही वैल्यू आपको उसके टाइटल में नजर आएगी। ये रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखें रजिस्टर लिखा हुआ आगे, ठीक है। तो ये तकरीबन मोस्टली कंट्रोल है। और इसके बाद एक छोटा सा और कंट्रोल है, वो देख लेते हैं। बाज़ औक़ात फॉर्म बहुत बड़ा होता है तो हमने उस फॉर्म में कुछ कंट्रोल्स को आपस में ग्रुप करना होता है कि ये ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, या पूरा फॉर्म भी हम उसमें लिख सकते होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है, मैं फॉर्म को बिल्कुल शुरू में यूज कर रहा हूँ फील्ड सेट के नाम से, फील्ड सेट, ठीक है। ये फील्ड सेट मैंने मुकम्मल पूरा फॉर्म अभी तक हमने जितना भी बनाया है उसके अंदर जितने भी कंट्रोल थे फॉर्म टैग के अंदर पहले फील्ड सेट में डाल दिया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या है, इसको सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, ये देखें इसने बॉर्डर से लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह फॉर्म के अंदर हमने कुछ कंट्रोल्स के बॉर्डर लगानी है, उनको ग्रुप करना है तो उनके ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फील्ड सेट में एक इम्पोर्टेंट टैग यूज कर ले होते हैं, उसका नाम होता है लेजेंड, ठीक है। लेजेंड यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स सपोज रजिस्टर फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या करता है, रिफ्रेश, ये देखें ये रजिस्टर फॉर्म इसने यहाँ पे लिख दिया, एक डिफरेंट सी चीज है, ठीक है। तो ये वो तकरीबन मोस्टली कंट्रोल्स हैं एक फॉर्म में, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स देख लिया, पासवर्ड देख लिया, ड्रॉप डाउन देख लिया, सिंगल चॉइस ड्रॉप डाउन भी देख लिया, यहाँ मल्टीपल चॉइस हमने लिस्ट भी देख ली, रेडियो बटन भी देख लिया, चेक बॉक्स भी देख लिया, मल्टीपल लाइन के लिए टेक्स्ट एरिया देख लिया, फाइल को अपलोड करने के लिए कंट्रोल देख लिया, बटन को भी देख लिया। तो ये तकरीबन वो मोस्टली वाइडली यूज्ड कंट्रोल्स हैं जो कि एक नॉर्मली HTML के फॉर्म पे हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसके साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, वो हमारा वीडियो टैग, कि हमें अगर अपने पेज के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, कोई वीडियो डिस्प्ले करनी है तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो टैग है उसका नाम है वीडियो। अच्छा, वीडियो का जो एक एट्रीब्यूट है सोर्स, इसमें हम जैसे इमेज का सोर्स था इस तरह वीडियो का भी सोर्स होगा, ठीक है। तो इधर हमने अपनी जो कोई वीडियो होगी उसका सोर्स दे देंगे। ये हमने प्रोग्रामिंग के पार्ट 2 की जो वीडियो है ये मैंने उसका पाथ दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। आए, पेज को रिफ्रेश किया, वो काफ़ी बड़ी वीडियो है इसलिए उसकी हाइट वेट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैं यहाँ पे वही बात, जैसे हमने इमेज टैग पढ़ रहे थे उसमें भी काफ़ी सारा इमेज बड़ा सा हो गया था तो हमने उसकी हाइट और वेट सेट की थी। तो यहाँ पे भी हम इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ दे दी और इसी तरह हाइट भी हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए तो ये हमारे पास वीडियो तो नज़र आ रही है लेकिन इसमें कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहे। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कंट्रोल्स इक्वल टू 1, ठीक है। सेव करें, यहाँ पे आए, अभी रिफ्रेश करें तो ये देखिए अभी हमारे पास कंट्रोल्स भी आ गए, ठीक है। ये हमारा पहले वाला फॉर्म है, उसके नीचे ये वीडियो आ गई है, आप कंट्रोल भी आ गए हैं। इसको चलाएं, ये देखें ये हमारी वीडियो चलना शुरू हो गई। मैंने इसको स्टॉप कर दिया। यहाँ पे दूसरे भी कंट्रोल हैं वॉल्यूम के, फुल स्क्रीन करने के। ये हमारे पास एक वे था कि हमने वीडियो किस तरह अपने पेज के ऊपर लेके आनी। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑडियो जो है ना हमने किस तरह शो करनी है। तो उसके लिए हमारे पास ऑडियो टैग है, जिस तरह वीडियो टैग था इस तरह ऑडियो टैग है। जैसे वीडियो में सोर्स था यहाँ पे भी ऑडियो में भी सोर्स है।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सेम पाथ के ऊपर एक ऑडियो पड़ी है जिसका नाम है sampleaudio.mp3। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये आ गया। और यहाँ पे भी कंट्रोल्स लिख लेते हैं। अच्छा, कंट्रोल्स इक्वल टू 1 लिखें या कंट्रोल्स लिखें, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते होते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सेव करके हमारी ऑडियो आई है कि नहीं। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। यहाँ पे हम आ गए, या रिफ्रेश किया। ठीक है, ये हमारी वीडियो, और ये देखें नीचे नीचे हमारी ऑडियो भी आ गई। ठीक है, ये चल रही है, इसको इसमें भी कंट्रोल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी ऑडियो और वीडियो दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं अगर हमें पेज के ऊपर ज़रूरत है। तो जी दोस्तों, इसके साथ ही हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग थे HTML के, वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। मैंने जो HTML की ये 3 वीडियोस बनाई हैं, इसमें कोशिश की है कि HTML से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं, उनके जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे आप लोगों को मैं समझा दूँ। अभी आप लोगों ने ये करना है कि जितने भी टैग्स हमने पढ़े हैं उन सारों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि प्रोग्रामिंग है ही प्रैक्टिस का नाम। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ज़्यादा आप में वो स्किल्स अच्छी होती जाएंगी प्रोग्रामिंग की। जो भी दोस्त HTML सीखना चाहता है उसे चाहिए कि मेरी ये जो तीनों वीडियोस हैं HTML की वो ज़रूर देखें। और जो दोस्त HTML की ये वीडियोस मेरी शुरू से देख रहा है उसे चाहिए कि ये जितने भी टैग हमने पढ़े हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर। ठीक, आप एक एक टैग को पढ़ें, जैसे मैंने समझाया उसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं उसका आपको आंसर करूँगा। आप उसके बाद ये करेंगे, कोई पेज एज सैंपल उठाएं, पहले सिंपल सा पेज उठाएं। सपोज हम google.com पे जाते हैं, एक सिंपल सा पेज है, उसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स है, इमेज है। आप इमेज उसका डाउनलोड कर लें, खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इमेज कैसे लगाना है, आपने उसमें कंट्रोल कैसे लगाना है सर्च बॉक्स के लिए। ठीक है, बटन कैसे आपने रखने हैं, बटन के ऊपर जो कलर वगैरह है वो तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन बटन कहाँ पे रखना है और टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे रखना है, इमेज कैसे डिस्प्ले करना है, ये काम आप कर सकते हैं। बाकी बटन के कलर वो जो चीज़ें हैं वो हमारा अब नेक्स्ट सीरीज़ इंशाल्लाह जो शुरू होगी अगली वीडियो में, वो CSS होगी। उसमें हम पढ़ेंगे कि पेज के ऊपर हमने कलरिंग कैसे करनी है, ब्यूटीफाई कैसे करना है अपने पेज को। लेकिन अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें हम आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो कंट्रोल वगैरह डिस्प्ले करने हैं वो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। ये कौन सा कंट्रोल, अगर कोई चीज़ लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे कैसे लगानी है, एंकर टैग है तो वो कैसे हमने डिस्प्ले करना है, इमेज को किस तरह डिस्प्ले करना है। टेक्स्ट और इमेज अगर साथ साथ आ रहे हैं तो उसको हमने टेबल टैग यूज़ करके किस तरह यूज़ करना है। तो आप इस तरह प्रैक्टिस करें, अपनी रिज्यूम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये टैग ज़्यादा अच्छे समझ आते जाएंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि मैंने तो एक टैग उठाया और उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे वो आपको समझा दिए। आप इसमें आप जब गूगल करेंगे और स्टडी करेंगे तो आपको और भी टैग मिलेंगे और ज़्यादा आपको मौका मिलेगा इन टैग्स को अच्छे तरीके से समझने का। तो नाज़रीन, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा कंप्लीट कर लिया है। हमने जो सफ़र शुरू किया था कि हाउ टू बिकम प्रोग्रामर, और उसमें हमने एक पूरा एक डायग्राम शो किया था कि हमने कि उसमें कैसी कैसी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं और हम किस लैंग्वेज से शुरू करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आके एक पहली HTML की जो लैंग्वेज है वो कंप्लीट कर ली। ठीक है, जो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और CSS का बारे में पढ़ेंगे, और उसका तीसरा पोर्शन उससे नेक्स्ट होगा जो कि जावास्क्रिप्ट होगा। ठीक है, और जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम एज ए फ्रंट एंड डेवलपर हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर जो हमारा पहला स्टेप था, जो हमारी पहली लैंग्वेज थी HTML, वो आज हमने कंप्लीट कर ली है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये HTML का कोर्स अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं इस तरह की और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।